वेलकम बैक जी। अभी आपको बराह रास्त ये चलेंगे इस्लामाबाद, जहां हुकूमती इत्तेहादियों की प्रेस कॉन्फ्रेंस पर शुरू होने ही वाली है। आप देख सकते हैं रहनुमा आना शुरू हो गए हैं। फॉरेन मिनिस्टर बिलावल भुट्टो जरदारी, मौलाना फजलुर रहमान, मरियम नवाज साहिबा और दीगर लोग भी गालिबन बस मरियम भी नजर आ रही हैं। हमने शरी रहमान साहिबा को भी देखा था। लीग के तारिक बशीर जी ये भी साथ कहा है कि हम खामोश तमाशाई नहीं रह साहब हमें 2 मिनट के अंदर ज्वाइन करेंगे। तारिक बशीर चीमा साहब, खालिद मक्सी साहब, असलम भोतानी, उसामा कादरी साहब ने हमें MQM से ज्वाइन किया जी, और खालिद मकबूल सदीकी साहब हमें जूम के ऊपर, उनकी फ़्लाइट कैंसिल हो गई कराची से, वो हमें ज्वाइन करेंगे। शाहजैन बुख्ती साहब भी हमें जूम बलूचिस्तान कोयटा से ज्वाइन करेंगे। मोहसिन दावर साहब, और उसके अलावा पीपल्स पार्टी JUIF और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की इस वक्त सीनियर क़यादत स्टेज पर मौजूद है। प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद हम सवाल जवाब का सिलसिला बाकायदा नामों के साथ शुरू करेंगे। तो आप इस वक्त मरियम नवाज शरीफ साहिबा प्रेस कॉन्फ्रेंस का आगाज़ करेंगी पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की तरफ से। जी आगा हुसैन मुर्तज़ा साहब नहीं आए? जी आगा हसन बलोच साहब जी हमें उन्होंने भी ज्वाइन किया। तो ये इस वक्त पूरी फुल रिप्रेजेंटेशन ऑफ इत्तेहादी जमात जो है वो इस वक्त स्टेज पर और जूम लिंक पर मौजूद है। शुक्रिया जी। साहब आप बात करेंगे? अच्छा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। मौलाना फजलुर रहमान साहब की इजाज़त से मैं आगाज़ करती हूँ, और इत्तेहादी जमातों का भी शुक्रिया, बिलावल भुट्टो साहब का भी शुक्रिया, और तमाम जो इत्तेहादी जमातों के नुमाइंदगान यहाँ बैठे हैं, मैं सबका शुक्रिया अदा करती हूँ। मैं अपनी बात का आगाज़ चर्चिल के उस कोट से करूँगी जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर में, दूसरी जंग अज़ीम में उन्होंने सवाल किया था। जंग का ज़माना था और उन्होंने ये कहा कि क्या हमारी अदालतें इंसाफ दे रही हैं, और अगर वो इंसाफ दे रही हैं तो हमें दुनिया की कोई ताकत शिकस्त नहीं दे सकती। इसी तरह खुलफाए राशिदीन का कौल है कि जो जुल्म का निज़ाम है, कुफर का निज़ाम चल सकता है, जुल्म का निज़ाम नहीं चल सकता। मैं जब आज प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए, क्योंकि जमात की तरफ से मेरी जिम्मेदारी थी प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए, तो मैं आज जब प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए आ रही थी तो मुझे बहुत सारे मेरे हमदर्दों ने ये कहा कि आपका जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जो पनामा की अपील है वो सुनी जा रही है और वो फाइनल स्टेजेस में है, तो आप ये प्रेस कॉन्फ्रेंस ना करें, क्योंकि इसका जो इफ़ेक्ट है या इम्पैक्ट है वो आपकी अपील पर आएगा और आपको शायद वो डिस्क्वालीफाई कर दें। तो मैंने ये जवाब दिया कि जो अवाम के नुमाइंदे होते हैं उनको अपने से बढ़कर सोचना पड़ता है, कौम का सोचना पड़ता है, और कौम के लिए कुछ हक़ाइक़ ऐसे हैं जो आज मुझे कौम के सामने रखने हैं। मैं 75 साल तारीख़ में नहीं जाना चाहती, वो भी इन्हीं चीज़ों से इबारत है। लेकिन अगर पिछले चंद साल के 2016 से आप शुरू हो जाएं और आज तक के वाक़यात आप देख लें, अदालती फ़ैसले आप देख लें, तो रोंगटे खड़े करने वाली एक दास्तान इंसान के सामने आती है। फ़ैसला जब हो जाता है तो गलत फ़ैसला हो सकता है, लेकिन गलत फ़ैसले के बाद एक गलत फ़ैसला, उसका एक तसलसल से होना। फ़ैसले कभी बांझ नहीं होते। फ़ैसले जब किए जाते हैं तो उनके बहुत दहाइयों तक असरात उनके रहते हैं, और असरात कम नहीं होते। आने वाले वक्त के साथ वो असरात गहरे होते जाते हैं। और किसी भी इदारे की तौहीन कभी भी इदारे के बाहर से नहीं होती। इदारे की तौहीन इदारे के अंदर से होती है। अदलिया की तौहीन अगर कोई करता है तो मुतनाज़े फ़ैसले करते हैं, इंसान नहीं करते। मैं अभी पूरा ऐसे लिख के दे सकती हूँ, पूरा मुकदमा लिख के दे सकती हूँ अदलिया की तारीफ़ में, लेकिन एक गलत फ़ैसला
उस सारे मुकदमे को उड़ा के रख देगा। और इसी तरह अगर आप ठीक फैसला करते हैं, इंसाफ पर मबनी फैसला करते हैं, तो उस फैसले के ऊपर जितनी भी तनकीद की जाए वो तनकीद कोई मायने नहीं रखती। जो हकायक आज मैं कौम के सामने रखने चाहती हूँ वो अभी रीसेंट डेज में, अभी चंद दिनों पहले जो फैसले हुए उसने मेरे दिल में, दिमाग में, मेरी यादाश्त, वो सब चीज़ें जो हैं वो वापस आ गई। मैं उनको मुख्तसरन कोशिश करूंगी, लेकिन क्योंकि वो नाइंसाफियों की फहरिस्त इतनी तवील है कि मौलाना साहब मुझे थोड़ा सा अगर वक्त इनायत फरमा दें। पिछले दिनों आपने देखा कि हमजा शहबाज शरीफ साहब का इलेक्शन हुआ, वो जीत गए। तहरीक इंसाफ सुप्रीम कोर्ट की रजिस्ट्री में दरख्वास्त लेकर गई, दीवारें फलांदी सुप्रीम कोर्ट की लाहौर रजिस्ट्री की, और कौम ने देखा कि छुट्टी के दिन रात को रजिस्ट्री खुली, रजिस्ट्रार घर से भागा भागा आया, उसने कहा जी पिटिशन किधर है? तो तहरीक इंसाफ के लोगों ने कहा कि पिटिशन तो अभी तैयार नहीं हुई। तो पिटिशन उसने कहा हम यहाँ बैठे हैं, आप पिटिशन तैयार करें। ये कभी किसी मुकदमे में हुआ? लोगों की पिटिशंस जाती हैं इंसाफ के लिए, वो पिटिशंस लगती ही नहीं है, इंतज़ार में कई हफ्ते महीने गुजर जाते हैं। अब मैं उसकी तफसील में जाऊंगी तो वो एक बहुत लंबी लिस्ट है। और जब पिटिशन आती है, हमारे इंसाफ का निज़ाम ये है कि जब कोई पिटिशन आती है तो लोगों को पहले से पता होता है कि बेंच कौन सा बनेगा, और जब बेंच बनता है तो लोगों को पता होता है पहले से कि फैसला क्या होगा। ये है इस वक्त हमारे मुल्क में इंसाफ की हकीकत। संजरानी साहब के इलेक्शन में 6 वोट्स रिजेक्ट होते हैं, स्पीकर रूलिंग देता है, सुप्रीम कोर्ट में जाते हैं तो कोर्ट कहती है कि जो स्पीकर की रूलिंग है उसको चैलेंज नहीं किया जा सकता, लिहाजा वो 6 वोट्स जो हैं वो रिजेक्टेड। अब आप आ जाएं पंजाब असेंबली की तरफ, वहाँ पर स्पीकर ने रूलिंग दी कि चौधरी शुजात हुसैन साहब जो पार्टी के सरबराह हैं, उनकी मर्जी के खिलाफ जिन्होंने वोट दिए हैं वो काउंट नहीं होंगे। और जो नेशनल असेंबली में रूलिंग दी थी स्पीकर ने, वो उनको बुलाकर कटहरे में खड़ा किया, हालांकि वो भी डेप्यूटी स्पीकर की रूलिंग थी, उसको खड़ा किया। कासिम सूरी साहब को क्यों नहीं बुलाया गया सुप्रीम कोर्ट में, जबकि सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आइन टूटा है, क्यों उनको नहीं बुलाया गया? और वहीं से अगर आगाज कर लें तो कासिम सूरी साहब ने का ओपन एंड शट केस है, उनके जाली वोट साबित हुए हैं और 2.5 साल से सुप्रीम कोर्ट से उनको स्टे मिला हुआ है। और प्राइम मिनिस्टर इसको प्रेसिडेंट साहब भी इन्वॉल्व थे, कासिम सूरी साहब भी इन्वॉल्व थे, किसी कोर्ट ने उनको नहीं बुलाया। प्राइम मिनिस्टर को तो शहबाज शरीफ साहब जब से प्राइम मिनिस्टर बने अक्सर कोर्ट में देखे जाते हैं, उसकी तफसील में मैं बाद में आती हूँ। फिर 25 अरकान को कहा कि डी सीट हो गए,